अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह के हम कहते हैं कि जी जब हफ्ते का ये आखिरी वर्किंग डे आता है बहुत खुशी महसूस करते हैं और यकीनन ये भी एहसास होता है कि जी इतने काम से थके हारे हैं, वीकेंड आया है तो ज़रा एंजॉय करेंगे, कुछ सोशलाइज़ करेंगे। बहुत सारे प्लान्स हमने पेंडिंग रखे होते हैं। आई नो, मुझे अभी से पता है कि मेरा वीकेंड बहुत ही पैक्ड है, लेकिन इससे एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है कि हम पूरा हफ्ता जो इतनी मेहनत करते हैं, काम पे अपना फुल 100% देने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा समझते हैं कि जी एक रेस है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, काम को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना और अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, अपने एम्बिशंस को पाना, अपने ख्वाबों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे रिस्क से मुताबिक, हमारे पेशे से मुताबिक किस किस्म की बातें की जाती हैं? आम तौर पे अगर हम बड़ा स्ट्रिक्टली चीज़ों को देखें तो हम ये समझते हैं कि आजकल ज़माने में करप्शन बहुत है, नेटवर्किंग या फेवरेटिज़म बहुत है, जिसको हम अंग्रेज़ी में नेपोटिज़म भी कहते हैं कि जी अगर आपके ताल्लुकात नहीं हैं, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं तो आपके लिए आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और इसी वजह से हम समझते हैं कि जी ये जो वफ़ादारियाँ होती हैं या ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो किन बेसिस पे बनते हैं। कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि शायद इसकी वजह म्यूचुअल आपके कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी ऐसे मफादात जो आपसी हैं और शायद हो सकता है थोड़े से अनएथिकल भी हों। जिस तरह के कुछ लोग समझते हैं कि शायद रिश्वत की लेन देन का मामला, थोड़ी बहुत करप्शन इधर उधर कि जी फ़ाइल आगे बढ़ा दो, उसका थोड़ा सा कमीशन ले लो, इस तरह की वजह से कुछ गठजोड़ बैठती है और आपके लिए काम आसान होते हैं। और ये चीज़ मेरे ख़्याल में यंगस्टर्स को और तमाम ही काम करने वालों को इस मुगालते में डालती है कि फिर हम किस तरह रिस्क हलाल का हुसूल करें। यानी हमारे इर्द गिर्द इतनी करप्शन है, लोग आपको इतना वर्गलाते हैं, आपके जहन में इतनी नेगेटिविटी फीड करते हैं और आपको लगता है कि अगर आपने ये सब कुछ ना किया, इस गलत अमल में, इस करप्शन के अमल में उनका साथ ना दिया, तो फिर हो सकता है आप पेशावराना दौर में बहुत पीछे रह जाएं। तो आज का हमारा सवाल आपके लिए यही है कि जिस तरह की रविश है, जिस तरह का माशरा है, क्या आप समझते हैं कि रिस्क हलाल कमाना यानी अल्लाह ताला के, हमारे दीन के और माशरे के जो अच्छे उसूल हैं उन पे चलते हुए रह के क्या इंसान एक डिसेंट ज़िंदगी गुजार सकता है और पेशावराना एक्सेलेंस को पा सकता है? यानी एक तो होता है ना कि जी बस गुजारा हो रहा है, लगी बंदी आ रही है, नौकरी है तो चल रही है, लेकिन क्या आप वाकई ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे जा सकते हैं, लोगों से जो आपके हमारे यहाँ पावर कॉरिडोर समझे जाते हैं उसमें ताल्लुकात रख सकते हैं? अगर आप किसी के भी प्रोफेशनल ग्राफ को देखें तो शुरू में ऐसा लगता है कि हम एम्बिशन के लिए काम करते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अगर कोई स्टूडेंट अगर फाइनेंस पढ़ के ग्रेजुएट करता है, एडवर्टाइजिंग पढ़ के करता है, फिल्म मेकिंग पढ़ के आता है, तो शुरू में अपने काम से इसलिए रुग़बत होती है क्योंकि वो काम आपको पसंद है, आपने पढ़ा हुआ है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके इर्द गिर्द के बुत टूटते हैं, यानी कुछ लोगों को आपने आइडियलाइज़ किया होता है, आपके बॉसेस को, और आपके साथ कुछ ऐसे तजुर्बे गुजरते हैं जहां आपको लगता है कि भाई मेरिट पे तो ये काम नहीं हुआ है, यहाँ तो कोई और ही मामला लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी एडअप होती जाती हैं। फिर आप कभी ज़्यादा पैसे के लिए काम करते हैं, इन्फ्लुएंस के लिए काम करते हैं, पावर के लिए काम करते हैं, और इसमें जो कहा जाता है कि रिस्क हलाल के जो मेरे ख्याल में पिलर्स होने चाहिए, जो सुतून होने चाहिए, जो उसका पैमाना होना चाहिए, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। तो आज का हमारा आपसे सवाल यही है कि क्या आज के ज़माने में जिस तरह की दौड़ है, जिस तरह का एक माशरा हमारे सामने तश्कील दिया गया है, क्या उसमें रिस्क हलाल कमाना अल्लाह के, दीन के और अच्छे उसूलों पे, यानी जो बहैसियत इंसान हमारे लिए अच्छे उसूल हैं कि किसी का हक ना मारो, हर एक के साथ इंसाफ करो, हर एक के साथ मेरिट करो, यानी मेरिट पे डिसीजंस लो, तो क्या वो उसूल हम अपने लिए एक तरह से मशअल राह उनको रख सकते हैं या उन पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है? ये हमारी आज की डिस्कशन भी होगी। लेकिन सबसे पहले जी फूड फॉर थॉट के बाद थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए, और हमने सोचा कि आज क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे तो ट्रीट बनती है, इसलिए हम आपको लिए चलते हैं गुजरावाला, और गुजरावाला में ज़बरदस्त सा नाश्ता सिरी पाए का मौजूद है। तो देखते हैं जी कौन कौन इस सर्दी के मौसम में सिरी पाए से महजूज हो रहा है। लेट्स टेक यू टू गुजरावाला।
पाए का नाश्ता खुश खुराकों की पसंदीदा गिजा है। सर्द मौसम में पहलवान तगड़े रवायती नाश्तों पर हाथ साफ करने के लिए पाए की मशहूर दुकानों का रुख करते हैं। नाश्ते में 2-4 प्याले डकार जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हर बंदा चाहता है कि सर्दी में सिरी पाए का नाश्ता करे। सिरी पाए खाते ने मजा आया। मैं गुजरात से आया हूँ, यहाँ के सिरी पाए बहुत मशहूर है। पाए का मजेदार और रवायती नाश्ता दीगर करीबी शहरों के खुश खुराकों को भी सुबह सवेरे गुजरांवाला खींच लाता है। मेहमान नवाजी के शौकीन, ख्वाबों के दीवाने, दोस्त मुमालिक से आने वाले ताजरों को भी पाए का नाश्ता करवाना अपने लिए फख्र समझते हैं। الحدائق العامة هناك ما شاء الله، واحنا الآن في البلد هذه سياحة تمشية، बलद इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। सिरी पाए का नाश्ता करने आए हैं। गुजरांवाला में वैसे भी नाश्ता बहुत मशहूर है सिरी पाए का। पहलवानों का कहना है कि सर्द मौसम में पाए का नाश्ता ना मिले तो पूरा दिन जिस्म में कोई कमी सी रहती है। पाए का नाश्ता ना सिर्फ पहलवानों का ज़ौक है बल्कि सर्द मौसम में इंसानी जिस्म को कुव्वत और हरारत भी बख्शता है। जी जनाब, अक्सर जब सिरी पाए का जिक्र आता है तो हम अपने जहन में हमारे वही आते हैं जी, पहलवान और बहुत हैवी नाश्ता करने वाले लोग। लेकिन क्या आपको पता है कि अब पूरी दुनिया के जो ब्यूटी माहिरीन हैं, अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं तब भी इसी किस्म की ग़िज़ा वो आपको तजवीज़ करेंगे। अगर आप देखें, हम छोटे होते थे तो घर में जब भी पुलाव बनता था तो हम यखनी थोड़ी थोड़ी मिल जाया करती थी, 1 कप आप ज़रूर पीते थे। एंड इट इज़ सपोज टू बी इनरिच्ड विद सो मेनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इन तमाम रवायतों को पीछे छोड़ दिया है। हम समझते हैं नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसमें चिकनाई होती है। लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अगर आप फार ईस्टर्न लोगों की देखें तो उनकी स्किन सदा जवान रहती है, उनकी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आपको बताते चलें कि यही जो हड्डियों का गूदा है, ये जो बोन ब्रॉथ है जिसको हम यखनी कहते हैं, इंटरनेशनली इसको बोन ब्रॉथ कहा जाता है। और सिरी पाए में, हमारी पुलाव में, इसी तरह के तमाम हमारे ग़िज़ाओं में यही चीज़ इस्तेमाल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर कोलेजन। इससे आप ज़िंदगी भर जवान रह सकते हैं, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़े, लेकिन फिर भी आपकी स्किन सैग नहीं करेगी। और ख़ास तौर पे कोलेजन लोग सिर्फ ये ना समझे कि सुपरफिशियल ब्यूटी के लिए, बल्कि आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे जॉइंट्स, या हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया था कि हमारी कोहनियाँ और ख़ास तौर पर लोगों के घुटनों में जो तकलीफ़ होने लगती है, विद टाइम आपका कार्टिलेज वेयर ऑफ हो जाता है, उस सब के लिए भी कोलेजन बहुत ही ज़बरदस्त है। सो मेक श्योर कि आप अच्छा खाना खाएं और साथ साथ इसको बैलेंस रखें। बैलेंस डाइट पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से जानेंगे कि जी रिवायती खानों में जो न्यूट्रिशन होती थी उसको उठा के हमने साइड पे कर दिया है और हर चीज़ की हम सप्लीमेंट या गोली खाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को वापस कैसे लाया जाए। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन हम बात कर रहे हैं अब बैलेंस डाइट के हवाले से। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना बात की जाए कम है, क्योंकि जिस तरह हम देख सकते हैं कि बच्चों में ख़ास तौर पे ग़िज़ाई कमी पाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है। और कई स्टडीज़ हमें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। जितना बोझ हम उनके ऊपर डालते हैं, बार बार कहते हैं कि जी आपने पढ़ाई में एक्सेल करना है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना है। बेशक अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी ना भी हो रही हो, आपका जहन, और क्योंकि बच्चों की ये ग्रोइंग एज होती है तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए भी, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जी शुरुआत होती है नाश्ते से। जिस तरह के अभी हमने आपको दिखाया, हैवी अच्छा सा किंगली नाश्ता करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोगों को अगर आप देखें तो उनकी रूटीन उलट है। यानी वो करते ये हैं कि सुबह नाश्ता बेशक नहीं करेंगे या बहुत कुछ हल्का फुल्का ले लिया, दोपहर तक थोड़ी भूख लगती है तो थोड़ा बहुत खाया, और रात को जब धक्के मांदे घर आते हैं तो एक तो वैसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लेट डिनर करते हैं और उसके बाद बहुत हैवी डिनर करते हैं। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी भी बढ़ रही है और बॉडी एक तरह से स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इतरत सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये आपका सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज़ भी है। इतरत, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि
आप क्या समझती हैं कि बैलेंस डाइट को लोग समझते हैं ना कि जी अब रेडीमेड इतने इंस्टेंसेस हैं, रोटी भी पकी पकाई मिल जाती है, बस उसको सेकना होता है, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके अलावा आप कॉल करें तो दुनिया की हर नेमत आपकी मेज़ पे सज सकती है। इसके बावजूद भी हमारे खाने, हमारी ग़िज़ा बैलेंस्ड क्यों नहीं है? बेसिकली हमारी जो बैलेंस डाइट है, लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बैलेंस डाइट में तमाम जो पूरे दिन में तमाम ग़िज़ाई अज्जा का शामिल होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसको 5 से 6 ग्रुप्स में, तो एक ग्रुप गोश्त, मुर्गी, मछली का ग्रुप है जिसमें दालें भी शामिल है, लोबिया भी शामिल है, चना भी शामिल है, प्रोटीन्स बेस्ड शामिल है। लेकिन होता ये है कि हम दाल, चना या लोबिया को जो है वो गोश्त में कंसिडर नहीं करते। दूसरा ग्रुप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ग्रुप है। थर्ड जो है वो हमारा ग्रुप है जिसमें हम रोटी या चावल या पास्ता यूज़ कर रहे होते हैं। फिर जो है उसके बाद दूध और दूध से बनी हुई अशिया, और फिर फैट्स। तो होता ये है कि हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो फूड इस्तेमाल में आ रहा है वो रिच ऑफ फैट है, वो रिच ऑफ वेजिटेबल्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, दालें नहीं है। वहाँ पर क्या है कि जितना भी हम खा रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं या जिसको हम खा रहे हैं, इसको अक्सर हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं कि आपने खाना तो बहुत खाया, और अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें साइंटिफिकली तो ठीक है जी, कैलोरिक इनटेक आपकी है, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है और हम इस पर अक्सर बात करते हैं, तो आज खुसूसन मैं इसका एक ख़ास एरिया लेना चाहूँगी। मैं चाहूँगी मेरी टीम भी इसी को अगर डिस्प्ले करे कि जब ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, हामला ख़वातीन, उनके लिए बैलेंस डाइट किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि आम तस्वुर ये है कि जी हम जो जुमले सुनते हैं अपने इर्द गिर्द कि अब तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना है, तो वो अचानक से बेबी डेवलपमेंट से ज़्यादा जो हामला खातून होती है उसका वज़न बढ़ने लगता है। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि यू नो व्हेन अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग, ख़ासतौर पे ख़वातीन, तो उस वक्त उनको किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, उस वक्त भी यही है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी डिफ़र करती है हर खातून की दूसरी खातून के साथ, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ 300 कैलोरीज से 500 कैलोरीज का इजाफा उसके लिए काफ़ी होता है। यानी अगर वो नॉर्मल खाना, एक अच्छी डाइट ले रही है जिसमें गोश्त भी शामिल है, मुर्गी, मछली या दूध भी शामिल है, और सब्जियां और दालें और फल भी शामिल हैं, तो सिर्फ 1 गिलास मज़ीद दूध का इंटेक, या हम 1 से 2 सैंडविचेस या 1-2 कबाब का इजाफा करके वो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट है कि 2 लोगों का खाना, बेसिकली 2 लोगों के खाने का मतलब ये है कि कैलोरीज वाइज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उसके वो अच्छे मकदार में उनको मिलने चाहिए। उसके मतलब क्वांटिटी नहीं है कि अगर मैं एक खातून 2 रोटियां खाती थी तो वो 3 या 4 खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी क्वालिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्वांटिटी ऑफ फूड को नहीं। अच्छा, और जब आप यू नो क्वालिटी की बात करती हैं इतरत, तो खुसूसन हामला ख़वातीन को अगर हम पहले ट्राइमेस्टर की बात करें और इन फूड ग्रुप्स को देखें, तो उस वक्त उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, प्रोटीन्स का करना चाहिए, यानी जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो किस किस्म की उनकी न्यूट्रिएंट नीड्स होती हैं? न्यूट्रिएंट नीड्स तो बेसिकली फोलिक एसिड की भी होती है, प्रोटीन की भी होती है, क्योंकि बच्चा खुद नेचुरली एक सेल्फिश है। सही, सेल्फिश भी है ना, औलाद सेल्फिश होती है। हाँ। वो उसका सेल्फिशनेस वहीं से स्टार्ट होता है जब वो पैदा भी नहीं होता। वो अपनी माँ की हड्डियों में से सारी न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा होता है। तो जाहिर है कि माँ को चाहिए कि वो अपनी डाइट को इतना अच्छा रखे कि उसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता रहे, ताकि जो उसके रिजर्वायर है वो कम से कम यूज रहे और उस बच्चे को मिलती रही प्रॉपर। अगर आप खाएंगी या नहीं खाएंगी, अपना ख्याल रखेंगी या नहीं करेंगी, जो बच्चा वूम में है वो आपकी बॉडी में से वो न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा, लेकिन फिर आपको भी न्यूट्रिएंट्स और ताकत की जरूरत है। व्हाट अबाउट यही बात नर्सिंग मदर्स के लिए भी कही जाती है कि उस वक्त भी उनको यही ख्याल रखना चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और अपनी यू नो मिल्क एंड अदर थिंग्स लेती हैं। बिल्कुल यही है। अब देखिए, ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि माएँ दूध नहीं ले रही होती हैं या वो दही नहीं खा रही होती हैं। कुछ ऐसा होता है कि टॉलरेंस नहीं होती कुछ लोगों में कि दूध नहीं पी रहे हैं, तो उसको अल्टरनेट दही पे आ सकते हैं, ये डिजर्ट्स लिए जा सकते हैं, चीज़ को भी अल्टरनेट किया जा सकता है।
लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ घरानों में कहा जाता है कि जी अब प्रेगनेंसी है तो ये फूड नहीं खाना है, या मछली नहीं खाना है, या खजूर नहीं खाना है, तो इस तरह भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, दो सवाल हमारे पास आए हैं ट्विटर पे जो मैं आपसे फ़ौरन पूछना चाहूँगी। एक तो पहला सवाल है, दिस इज़ बाय साइमा एंड शी इज़ राइटिंग इन फ्रॉम लाहौर। साइमा का सवाल ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आप समझती हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए या फलों का रस पीना चाहिए जो जूसिंग करते हैं? इस दोनों में हमेशा मुगालता रहता है, लोग जूस पुश कर रहे होते हैं या फिर फाइबर के साथ फ्रूट खाना बेहतर है? फ्रूट्स खाना बेहतर होता है क्योंकि जूसेस में ये है कि उसमें कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, फाइबर नहीं होते हैं, और जूस बनाने के दौरान में काफ़ी ज़्यादा विटामिन जो है वो उनके लॉसेस हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एप्पल अगर कोई खाता है तो उसका पेट भर जाता है, वो 2 से ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हमें जूस लेना होता है तो 3 से 4 एप्पल की सिर्फ शुगर जो है उस ग्लास में शामिल होती है और वो वेट को गेन करती है। तो आपका कहना ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं तो फलों को बाकायदा खाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारे पास साहिवाल से आया, इन्होंने नाम नहीं अपना भेजा। इन्होंने कहा कि जी एक कॉमन मिथ ये है कि आमतौर पे जैसे आपका प्रेगनेंसी टर्म पूरा होने लगता है तो बड़े बूढ़े आपको कहते हैं कि जी देसी घी या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दे। बाकायदा कुछ जगहों पे दूध में 2 चम्मच जैसे देसी घी पिलाया भी जाता है। क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है या एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप समझती हैं कि ये मिथ है? ये नॉर्मल क्वांटिटी में, एक कंट्रोल क्वांटिटी में लिया जा सकता है, लेकिन एडलिब नहीं लिया जा सकता कि जितनी मिकदार में आप लेना चाहें वो ले लें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, बहुत से लोग हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, कोई डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि घी हो या मक्खन हो, इसको बहुत कंट्रोल क्वांटिटी में लिया जाए कि 1 टेबल स्पून अगर ले लिया पर डे तो इट्स इनफ। अच्छा, अगर किसी खातून को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया वो डायग्नोस हो जाए तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा कि क्या आफ्टर प्रेगनेंसी भी उसको अपना शुगर टेस्ट वगैरह रखना चाहिए या ये ड्यूरिंग हमल के टाइम में ही सिर्फ ये कंडीशन डेवलप होती है? नहीं, जिन खवातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये सिग्निफिकेंट होता है कि ये थोड़े अरसे के बाद जाके वो खवातीन डायबिटीज़ हो सकती है, यानी आप वल्नरेबल हैं। बिल्कुल है। तो उनको ये चाहिए कि वो अपने चेक रखें अपने ऊपर और मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे अपने टेस्ट करवाती रहें, फास्टिंग शुगर का या कभी रैंडम का करवा लिया, ताकि बजाय इसके कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के बाद उन्हें पता चले, HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर उसके बाद पता चले, तो पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। थैंक यू सो मच इतरात फॉर बीइंग हियर विद अस, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ख़ास तौर पे आपके क्वेश्चंस को आंसर किया। अगर बैलेंस डाइट और खुसूसन एक्सपेक्टिंग मदर्स के कोई और सवाल भी हैं तो आप हमें भेजिएगा। आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब पढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद हेडलाइंस, और आज मिलो पाकिस्तान में भी हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है आपके लिए, सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक, और अब वक्त हुआ है आज की टॉप स्टोरीज का। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदर अशरफ गनी की ट्वीट पर शदीद मज़म्मत। अफ़गान क़यादत को गैर ज़िम्मेदारा बयानात से गुरेज करना चाहिए। अफ़गान अमन में पाकिस्तान का बुनियादी किरदार है। पुरअमन और तरक्की याफ्ता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। शाह महमूद कुरैशी की मैनचेस्टर में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 फरवरी को दुबई जाएंगे। एक रोज़ा दौरे में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के 7वें इजलास में शिरकत करेंगे। यूएई क़यादत से भी मुलाकात होगी। जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से फौरी हैं कि PAC करप्ट अफराद को बचाने के लिए इदारे का तोहफा पेश करने वाली इस्लामी कैलीग्राफी की माहिर सोनिया निसा होंगी आज पाकिस्तान की मेहमान।
जी जनाब, किसी भी मुल्क की रियासती खुद मुख्तारी को चैलेंज करना किसी भी तरह से भी ज़िम्मेदार रवैया नहीं होता, खुसूसन दूसरे और पड़ोसी ममालिक के लिए। हमने देखा कि सदर अशरफ गनी ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टर्स और सिविल राइट एक्टिविस्ट का हवाला देते हुए कहा कि जी उनके दिल में बहुत दर्द है कि किस तरह KPK और बलूचिस्तान की कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट को पाकिस्तान उस पर नज़र नहीं डाल रहा या उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, जिसको फौरी तौर पर रिजेक्ट करते हुए हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया और उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और स्टेटमेंट्स आपसी ताल्लुकात को ख़राब करता है और ख़ुसूसन ये किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी में एक तरह से अमल दखल करने वाली बात है। मेरे ख़्याल में अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ नज़र डालते हैं, वैसे ही एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम से पाकिस्तान गुजर रहा है। अफ़गानिस्तान को ख़ुद अपने पीस मेकिंग प्रोसेस पे नज़रसानी करनी चाहिए। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि तालिबान इस वक्त अमेरिका से और दूसरे ममालिक से तो डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काबुल में अशरफ गनी साहब की अपनी हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में सदर अशरफ गनी को इस वक्त अपने रियासती मामलात पे ज़्यादा नज़र डालने की और उसको संभालने की ज़रूरत है। लेकिन जी बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ के बाद, अब मिलो पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जितने भी इल्ज़ामात लगाए जाएँ हम हमेशा आपको पाकिस्तान का एक ऐसा रुख दिखाने की कोशिश करते हैं जिसको शायद हम सब इग्नोर किए बैठे। तो आज आपकी हम मुलाकात कराते हैं जी सोनिया निसा से। ये वैसे तो इनका ताल्लुक यूके से है, पाकिस्तानी निजात यूके रेजिडेंट हैं ये, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त काम के सिलसिले में ये कतर में मुकीम हैं। इनकी वजह शोहरत बनी इनकी इस्लामी कैलीग्राफी आर्ट, और उन्होंने एक बहुत ही मुनफरद फनपारा बनाया जिसके अंदर इन्होंने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कि इन्होंने पोर्ट्रेट बनाई है। लेकिन आपको बताते चलें कि इसमें जो आप कैलीग्राफी देख रहे हैं, इसकी सबसे मुनफरद बात यह है कि ये पाकिस्तानी कौमी तराने के बोल हैं। तो आज ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं सोनिया निसा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सोनिया आपके? और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके फनपारे को, आपके पीस को बहुत सराहा गया है, और ख़ुसूसन आपकी इसी सिलसिले में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई तो उन्होंने भी आपको बहुत अप्रीशिएट किया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये आइडिया आपको कैसे आया? जी हम एक आर्टिस्ट हैं, तो हर आर्टिस्ट में ऑब्वियसली होता है कि वो अपने टाइम पे मेडिटेशन के ज़रिए दूसरी लुक अप टू अदर आर्टिस्ट, फिर वो आइडियाज़ लेते हैं। सही। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो मेरा ये था कि मैं जब इमरान खान साहब हमारे कतर में आ रहे थे, मैं कतर में काम करती हूँ जी, तो कि उनको कोई यूनिक सा गिफ्ट दें वो वज़ीर आज़म में, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, फिर मैंने कैनवस पे जैसे डाल दिया। लेकिन मुझे बताएं सोनिया, इसके लिए जो आपने सबसे जो मुनफरद बात मुझे इस आइडिया की लगी, बिकॉज पोर्ट्रेट्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, कैलीग्राफी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौमी तराने के बोल इस्तेमाल करना, ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? या आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी से बहुत करीब था इसलिए आपने इसको चूज़ किया? जी एक्चुअली हम इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। वी लुक अप टू हिम एज अ रोल मॉडल। वो इतने हम्बल अमेजिंग लीडर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए करप्शन ऑब्वियसली ही इज़ ट्राइंग टू इरेडिकेट करप्शन कंप्लीटली आउट ऑफ पाकिस्तान, मेक अ न्यू पाकिस्तान। तो वो एक किस्म से दिल से प्यार से मेरे लिए एक आइडिया उनके लिए जाग उठा, तो वो मैंने फिर कैनवस पे एक किस्म का पेंट किया। बिल्कुल। अच्छा सोनिया, मुझे बताएं कि अब आपने जब कौमी तराने के बोल आप पढ़ती हैं, मैं हमेशा हर फोरम पे ये कहती हूँ कि एक पाकिस्तानी के लिए इससे बढ़कर मशअले राह नहीं हो सकती। जो हमारा अहद है, जो हमारा अहद वफा है अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ, वो मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही टाइमलेस तरीके से हमारे कौमी तराने में लिखा गया है। आप जब कौमी तराने के बोल देखती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा बोल पसंद है, या कौन सा जो कहना चाहिए लिरिक्स का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है? आई थिंक सबसे पहले वाले लाइन्स ही, क्योंकि वो स्पीक करता है कि हमारी लैंड प्योर है, पाक सरजमीन शादबाद। तो वही सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और जो ऑब्वियसली जो नाम भी हमारा आता है पाकिस्तान का, अगर वो आप कैलीग्राफी पे देखें तो वो मैंने स्पेशली ऐसे बड़ा करके लिखा है। मैं जब भी लीडर्स से बात करती हूँ सोनिया, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हम जब कहते हैं ना परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्की कमाल, आई थिंक ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए
बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल ऑफ विजन स्टेटमेंट हो सकती है जब हम चाहें कि हमारा परचम हमारी रहबरी करे और एक ऐसी मिसाल बने तरक्की की, एक्सेलेंस की, जिसको कमाल को अगर आप अंग्रेजी में कहें तो एक्सेलेंस होता है। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी सोनिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब पाकिस्तानी यूथ को देखती हैं तो सबसे ज़्यादा, या अपने मुल्क के बारे में जब बाहर रह के आपको कोई भी खबर मिलती है, तो किस बात पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र होता है या किस बात से आप सबसे ज़्यादा अपने वतन से, अपनी धरती से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं? एक्चुअली जब सिर्फ यूथ की बात नहीं, जब तरक्की होती है कि जैसे आईटी वगैरह में हमारी यूथ काफ़ी आगे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड भी, तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ख्र होता है। दूसरा जैसे कि वो जो क्रिकेट का भी हाइलाइट्स वगैरह आते रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये विन किया, वो उस पर भी ज़्यादा फ़ख्र होता है। जिस जनरली जो नहीं होते हैं आम इंसान न्यूज़ पे आते हैं, हम देखते हैं तो उन्होंने कोई अचीवमेंट की और वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज बन जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट तो हमारा खासा है, हमारी नेशनल हॉबी है, और आप और मैं जब अभी बात कर रहे हैं तो पीएसएल की भी तैयारियां चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगी तमाम वो टीम्स जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफ़ा पार्टिसिपेट करी, आपकी कोई फेवरेट टीम है? एक्चुअली आजकल हम इतना क्रिकेट नहीं देख रहे थे, वो मैं पहले फैन होती थी ज़्यादा, अब ज़्यादा मेरे काम पे और आर्ट पे ज़्यादा तवज्जो होती है। सही। अच्छा सोनिया, आपको, क्योंकि ये आपकी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इन पर्सन आपको मिलके कैसा लगा? उनकी पर्सनालिटी से आप मुतासिर हुई? कौन सी उनकी बातें आपको सबसे अच्छी लगी और उन्होंने आपको किस तरह इनकरेज किया? जैसे मैंने सोचा था और न्यूज़ में सुना था उनके बारे में, वो एक्चुअली उससे कई ही ज़्यादा हम्बल और मॉडेस्ट हैं। बहुत उन्होंने कैजुअली हमें, क्योंकि उनको पता था हम नर्वस होंगे, हेजिटेंट होंगे, बहुत कैजुअल तरीके से उन्होंने हमें ना जैसे अप्रिशिएट किया, सलाम दुआ ली, बात की, तो फिर वो एडवाइस भी एक किस्म की दे रहे थे जैसे लाइक फादर फिगर, तो बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, तो सोनिया, जब आपने अपनी इस मुलाकात के बारे में अपने घर वालों को बताया, बिकॉज यकीनन वो जानते तो होंगे कि आप इसी पर्पस से पाकिस्तान आई हैं, और उनको जब आपने मिलाया तो उनके क्या तासुरात थे? एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे अम्मी अब्बू, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो सब बहुत प्राउड थे। मेरी बहनें, मेरे ब्रदर सिस्टर्स, मेरे इन लॉज की फैमिली, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्चुअली वो टीवी पे मेरे ही शोज देखते रहते हैं और आपके तो सब लोग बहुत तारीफ की, अब्बू प्राउड भी थे बहुत। और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा खुश भी थे, और एक्चुअली ये उन्हीं की वजह से मैंने मकाम पाया। उन्होंने मेरी हमेशा इतनी सपोर्ट की है, मेरी इतनी हमेशा हेल्प की है, मेरी साइड लिया, वीडियो एडिटिंग वगैरह वो ही सब मैनेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया हमारे साथ होने का। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह आप खूबसूरत तरीके से दुनिया को देखती रहें और खूबसूरत चीज़ें बनाती रहें। हम आपके आर्ट को, आपकी खुदादाद सलाहियतों को अप्रीशिएट करते हैं। जी नाज़रीन, ये तो हम बात कर रहे थे सोनिया से, और आपने जिस तरह देखा कि किस तरह एक आर्टिस्ट का दुनिया को देखने का, समझने का अंदाज़ बहुत ही मुख्तलिफ होता है, और अल्लाह ताला ने हम सब में कुछ ना कुछ बहुत यूनिक बनाया है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अगर हम अपने अंदर से वो टैलेंट ढूंढ सकें और उसको ऑनर करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो टैलेंटेड तो बहुत है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी कैपेसिटीज़ दी हैं, लेकिन हालात की वजह से, अपनी सोचों की वजह से, अपने अफकार की वजह से शायद वो फुली अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आज प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का एक तरह से एक वलवले को हमेशा ज़िंदा रखें और अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ते रहें। नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, अगर आप आगे बढ़ने की जुस्तजू करेंगे तो आप बढ़ सकते हैं। लेकिन जी, आज का सवाल एक दफ़ा फिर दोहराते चलें, जिस तरह के हमने कहा कि क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में रिज़्क़ हलाल का हुसूल बहुत मुश्किल है, हाँ या ना? ये आपकी राय इसमें मुझे ज़रूर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे 10 बजे तो इसी पे डिस्कशन भी करेंगे, थोड़ी दीनी हवाले से भी इस पर रहनुमाई लेंगे कि जी रविश अगर ऐसी हो, ज़माना बड़ा तेज़ रफ्तार और काफ़ी हद तक अगर करप्ट हो जाए तो फिर हमें क्या हुक्म है और किस तरह हम दीनी उसूलों पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आज का सवाल बड़ा ही मुश्किल सवाल भी है, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको उजागर करना भी ज़रूरी है। आज हमने आपको सवाल दिया कि क्या आप समझते हैं कि आज के ज़माने में रिज़्क़े हलाल का हुसूल बहुत मुश्किल हो गया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, कॉल करके अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ये सवाल हमारे जहन में इस तरह आया कि आप अपने इर्द गिर्द देखें तो अक्सर ही लोग ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा करप्शन है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी हेरा फेरी हो रही है कि चाहते ना चाहते हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग जो करप्शन करते हैं या उनको इस बात का कोई खौफ नहीं है, इसमें कोई आर नहीं समझते, तो उनके यहाँ तो सही और गलत की एक तरह से तफरीक ही मिट गई है। सिर्फ माल आना चाहिए जिस भी तरीके से आए, और इस माल की कोई एंड नहीं है, जितना दें उतना कम पड़ता है। लेकिन जो लोग इस बारे में तफरीक करना चाहते हैं, जो रिज़्क़े हलाल कमाना चाहते हैं, वो भी ये समझते हैं कि जी इसने हमारे माशरे को, हमारे काम को, हमारे किरदार को ऐसे जकड़ लिया है कि इन जंजीरों से हम निकल नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जी मेरे इर्द गिर्द बहुत करप्शन हो रही है लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनता। लेकिन क्या उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा सकते हैं, और क्या हमें उठानी चाहिए? उसका जो नुकसान होगा क्या हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी अगर मैंने विसल ब्लोइंग की, यानी हर आप कंपनी में देख लीजिए इंटरनल ऑडिट होता है, हेरा फेरी को रिपोर्ट करने के लिए मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, लेकिन या तो लोग उसका हिस्सा बन जाते हैं या फिर आंखें मूंद लेते हैं। तो आज यही सवालात हमारे सामने, और ख़ुसूसन घर में भी अगर अखराजात को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं तो ख़वातीन को अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी अपनी सुस्ती और काहली है, तुम करना ही नहीं चाहते हो, वरना ये जो दुनिया में महल बने हैं, लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, वो लोग ही तो हैं, वो आदमी ही तो हैं जो गाड़ियाँ भी लेके घूम रहे हैं और अपने फैमिलीज़ को बहुत ऐशो इशरत से रखा हुआ है। तो दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है, कहाँ पे हमें लकीर या वो बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए? आपने लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि हाँ जी थोड़ा बहुत ऊपर का ख़र्चा मैं ले लेता हूँ लेकिन मैं उतनी रिश्वत नहीं लेता। ये जो उतनी रिश्वत का कॉन्सेप्ट है, इसको भी ज़रा क्लैरिफाई करेंगे कि रिश्वत, जिस तरह वो कहते हैं ना, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, मुझे ये जुमला बड़ा ही पसंद है। वो कहते हैं डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री डिग्री होती है। तो फिर रिश्वत चाहे 10 रुपये की हो या 10 करोड़ की हो, क्या वो रिश्वत ही होती है या कहीं ना कहीं आपके जो बाकी मामलात हैं वो थोड़े से ज़्यादा मायने रखते हैं? इस पर बात करने के लिए जो आज मेरा पैनल मौजूद है वो हर ही जाविये से इसको हल करने की कोशिश करेगा और हमारी रहनुमाई करेगा। सबसे पहले क्योंकि इसमें इंसानी ताल्लुकात और नफ्सियात का भी मामला है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा यहाँ पे मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सलमा ज़फ़र। कई ऐसे मोटिवेशनल और आपसी सोशल इशूज़ पे हम इनको बुलाते रहते हैं, इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। थैंक यू सलमा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसमें एक दीनी मामला भी है और हम दीन से भी रहनुमाई चाहते हैं इस हवाले से, तो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। अगर उस्मा सबसे पहले ये जो घरेलू नाचाकी होती है इस पर ज़रा आपसे तज्जिया लिया जाए, यानी मर्द और औरत, यानी ख़वातीन और मर्द और खाविंद और बीवी के बीच में जो लड़ाई होती है, क्योंकि इतना मसला बड़ा है कि मैं भूल ही गई कि इसके बीच में लड़ाई होती है, तब क्या करना चाहिए? देखिए, लड़ाई की एक वजह बिल्कुल ऐसा है कि फाइनेंसिस का पूरा ना होना। हाँ। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं वो ही पूरी नहीं हो रही होती, जिनको पूरा करने के लिए सम टाइम जो मर्द है जो कमा के ला रहा है या औरत जो कमा के ला रही है वो ऐसे मीन्स इख्तियार करते हैं जो कि शरई तौर पे या हमारे रिलीजियसली या सोसाइटी भी अगर देखें माशरती तौर पे भी जायज़ नहीं होते। जायज़ ना जायज़ का यानी बारे में सम टाइम ये भी होता है कि अगर इंसान की नॉलेज नहीं होती है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दीनी भी और दुनियावी भी, वो तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है। लेकिन सम टाइम पता होते हुए भी वो अपने आप को रैशनलाइज कर रहे होते हैं। एक तरह से ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हमारी जो एक ज़मीर है उसकी आवाज़ को दबा देना कि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा होता हूँ कि किसी तरह से उस चीज़ मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं या मैं उस चीज़ को अपनी जो ज़मीर की आवाज़ है उसको दबा सकूं। तो सम टाइम हम रैशनलाइज कर रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। हम अपनी कॉस्ट साइड पे आने के बजाय हम दूसरों पे अपनी उस चीज़ को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, अपनी ज़रूरियात को वो मुझे कहती हैं या मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, या मैं ऐसी ही जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे तो सारे के सारे ही लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे मीन्स में जो कि बददियानत हैं या हलाल नहीं कमा रहे हैं,
या रिश्वत वहाँ के बगैर कोई काम ही नहीं होता है, तो मैं अपने आप को इस तरह से बहाने दे दे के सेटिस्फाई कर रहा होता हूँ। अच्छा, और इसमें एक बड़ा कॉमन बहाना नूर भाई जो हम ये सुनते हैं कि भाई मेरे ज़रिए, यानी बिजनेसमैन अगर बेचारे इस तरह की सिचुएशंस में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ उनको फाइलें मूव करने के लिए अगर ऊपर से रिश्वत देनी पड़ती है, कहते जी हमसे इतने लोगों का जरिया माश जुड़ा हुआ है कि अगर मैं ये ना करूँ, वो ये नहीं जस्ट वही जो उन्होंने कहा ना जस्टिफिकेशन कि भाई ये तो इन सब के भी तो चूल्हे बंद हो जाएंगे, तो मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं? रहमतुल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो बातिल तरीके से माल को ना खाओ। बातिल तरीके में रिश्वत का मामला भी आ जाता है, बातिल तरीके में चिटिंग भी आ जाती है, बातिल तरीके में झूठ भी आ जाता है, बातिल तरीके में हक़ तलफ़ी भी आ जाती है, वो जुआ भी आ जाता है। वो तमाम चीज़ें जो इंसानियत को नुकसान दे सकती हैं वो बातिल तरीके से आ जाती हैं। जब आप रिश्वत दे रहे हैं या ले रहे हैं तो काफ़ी लोगों की हक़ तलफ़ी भी कर रहे हैं, जो उसका हक़दार है उसकी हक़। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। तो जब आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे तो आप बात को समझ जाएंगे कि ये जो 4, 5, 6 दिन की ज़िंदगी को हम ज़िंदगी समझ रहे हैं, ये तो चंद दिन की है। आखिर चीज़ तो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हिसाब देना है। एक कैमरा है, देखिए कैमरा लगाओ ना, तो रिश्वत देते हुए जो है ना वो छुपा के दे रहे होते हैं, एक कैमरे की आँख ना देख ले। लबिल मिरसात, अल्लाह फरमाता है जिस तरह शिकारी शिकार को देखता है और जजमेंट करने के बाद फायर करता है, इसी तरह अल्लाह बंदे को देख रहा है। ये तमाम बातें होंगी तो फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन नूर भाई, अब कई लोग तो जैसे हमने कहा ना कि हम अवेयर ही नहीं है। अवेयर ना होने का मतलब ये है कि हमने उसको तरीका ज़िंदगी बना लिया है, हम उसको बड़े अच्छे अच्छे नाम देने लगे हैं। अब हम उसको कमीशन कहते हैं, हम उसको बिज़नेस का तरीका कहते हैं। यानी ख्याल में इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि अगर कोई छुपा के लिफाफे में पैसा दे तो कहते हो ये तो रिश्वत के पैसे। या अब तो आपको पता है घरों में गिफ्ट आते हैं, यानी किसी ने आपको प्लाज्मा टीवी दे दिया, किसी ने गाड़ी दे दी, किसी ने ट्रिप पे भेज दिया। तो वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने कोई चीज़ गलत इस्तेमाल की है या मुझे किसी ने रिश्वत एक लिफाफे में दी है, उससे थोड़ी सी दूरी बन गई है और ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को इत्मीनान दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये किसी इमाम का वाक़या मेरे जहन के अंदर आता है। तो आप एक शख्स के पास गए बुलाने के लिए किसी काम से, तो घर में जो है ना धूप का साया आ रहा था, आप साए से हटकर धूप में खड़े हो गए। तो किसी ने पूछा हज़रत आप ये साए में क्यों नहीं खड़े हो? फरमाया मैंने इसको कर्ज दिया था, ऐसा ना हो ये समझे कि मैं इसके घर की दीवार से नफ़ा हासिल कर रहा हूँ। सही। जो पहले की जो अल्लाह वाले थे वो उनकी किस तरह की उनकी जहनियत होती थी। मसला ये कि बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं, समझने के बावजूद हम समझना नहीं चाहते। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा जो इशू है ना, ये दस्तरखान लगा हुआ है। हाँ जी। इस दस्तरखान में मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ना। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। असल में हमारा मिजाज कुछ और है, हम शरीयत को, इस्लाम को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहते हैं, इस्लाम के मिजाज के मुताबिक चलना नहीं चाहते। बिल्कुल, अगर उसको आसान कर दिया जाए, वो हो सकता है लोगों को ये इस्तिलाह बुरी लगे, हमने दीन और शरई अहकामात को बुफे समझ लिया। यानी हम अपनी मर्जी की चीज़ प्लेट में डालेंगे और उसको नोश करेंगे, जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही उसके लिए हम लाख बहाने बना लेंगे। लेकिन सलमा, ये जो अभी हमने बात की है साइकोलॉजिकल भी तो है ना। जैसे हमने कहा कि किसी ने गिफ्ट दिया है, वो जो हम उसको शुगर कोट करते हैं कि जी अब कोई शख्स है जिसको आपसे काम पड़ता है, आपकी फैमिली के किसी इवेंट में उन्होंने शिरकत दी और जहाँ आपको पता है कि लोग 1000-2000 सलामी दे रहे हैं, कोई शख्स 5 लाख सलामी दे के चला गया, वो भाई अपनी बसात के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक दिया। ये जो हम हीले बहाने बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करने वाली बात है। जब आपने कुछ गलत करना होता है हाँ। तो आप जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं, आप बना लेते हैं। जैसे भी बात ये हम कर रहे हैं, आपका दिल लेकिन मुतमईन नहीं होता, ये बात हम सब जानते हैं। हम में से जितने लोग ये बात कहें, हम जितनी बड़ी इमारतों में बैठना शुरू करते, बड़े बड़े घरों में रहना शुरू करते, बड़े बड़े ट्रिप्स पे जाना शुरू करते, किसी और के भेजे, कहीं एक कोना हमारे रब का जो हमारे दिल में रहता है वो हम खौफजदा रहते हैं, हम उसे खामोश रखते हैं। और ये ही वो जस्टिफिकेशन है जो हम अपने आप को, एक्चुअली हम अपने आप को दिलासे दे रहे होते हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे होते। ये आपने भी कही ना डिग्री वाली बात, पंजाबी में बड़ी मजेदार मिसाल है, चोरी लख दी हुई, चोरी कख दी हुई। मतलब चोरी तो चोरी है, आपने अब इसको क्या करना है। एक बड़ी ही सादी खातून थी, वो कहती होती थी हाथ तो कटना ही कटना है, जो मर्जी कर लो।
तो या तो यही से फैसला कर लो, एटलीस्ट उठकर बड़े होके खड़े होके कहते हैं, वो अपने स्टूडेंट से कहती थी कि उठकर ना बड़ी चोरी करो और सीना तान के बोलो कि मैंने चोरी की, हाथ तो कटना ही कटना है। ये कौन सा तरीका है कि छुपा के की और जरा सी की। हाँ। तो वो मैंने ये बात देखी कि चीज़ समझ में आनी चाहिए। लेकिन सलमा आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर उस्मा आपके पास लेके आऊंगी कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें हम ये देखते हैं कि छोटा चोर तो बेचारा उसका हाथ तो कटता ही कटता है, बड़े डाकू का कुछ नहीं होता। अब ये भी तो एक ऐसा निज़ाम है ना, अब अगर हम बिल्कुल ही अगर जैसे नूर भाई ने यहाँ पे कहा कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में एक आम फहम, अब दिलों के हाल कामों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन एक तसव्वुर ये है कि जो जितना सरमायादार है, जितना बड़ा सेठ है, उसने उतनी ही बड़ा डाका डाला है, उतनी बड़ी हेरा फेरी की है, फिर उनके इतने बिजनेसेस भी चल रहे हैं। किसी की भी आप अगर जांच पड़ताल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में कुछ गड़बड़ की है, लेकिन अगर आप अपना काम दयानतदारी से कर रहे हैं और अपने काम की उजरत या सैलरी ले रहे हैं तो क्या वो सही है आपके नज़रिए में? देखिए, अगर जो भी शख्स है वो अपना काम अगर ईमानदारी से करता है, वक्त की पाबंदी करता है और उसको पता है कि सही और गलत क्या है, तो वो मेरा नहीं हाल कि अगर उसके खाते भी खुलेंगे या उसके बारे में जब उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी या जांच पड़ताल होगी तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव निकलेगा। हाँ। तो हर शख्स जो है अपना तय्युर खुद करता है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको कहाँ तक जो है अगर लेना है किसी से और कहाँ तक नहीं लेना। यहाँ पे मिसाल में अगर आपको ये दूं कि अभी कुछ अरसे पहले हमने देखा था एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप जी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ और फिर बाद में पता चला कि जो उनका एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम था वो अनएथिकल था। तो जितने लोग गए थे उनमें से कुछ ने तो जो बड़े बड़े थे उन्होंने एक हाई मॉरल स्टैंड दिया कि भाई हमें जब पता चला है कि ये सब मामलात हैं हम तो दूर हो गए, ये इस पर हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन जो बेचारा छोटा तबका था वहाँ पे, यानी जो इलेक्ट्रिशियन होगा, जो सपोर्ट स्टाफ होगा, उनका जो जरिया माश ख़त्म हुआ। नूर भाई, आप इसी अगर केस को देखें तो फिर कैसे देखेंगे? यानी उनके घरों के चूल्हे वक्ती तौर पे उन पर परेशानी भी आई, फिर दोबारा भी वो जब मीडिया चैनल आया तो बेचारे दोबारा जाने पे भी मजबूर थे बिकॉज नौकरियां नहीं हैं। और फिर समाए रिस्क़कुम, रिस्क आसमान की तरफ से नाजिल होता है। और रिस्क का जो मामला है ना, अगर आप अर्रिस्क़ु युक़ालु लिल अताई, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता होता है। असल में हर रिस्क के मामला इसके हवाले से परेशान हो जाते हैं। रिस्क का एक मामला अल्लाह नसीब में भी लिख देता है, इंसान को स्ट्रगल करना पड़ती है। आप क्यों एक दरवाजे की तरफ खड़े हो गए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने सारे दरवाजे आपके लिए खोल रखे हैं। असल में हम एक नुक्ते पे जाके समझते हैं कि बस यही हमारा एंड है, वहाँ से ख़राबी होती है कि जब इंसान कोशिशें करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रास्ते, कुरान में अवलम यरौ इलत तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिदना मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो हवाए बसीत में अपने परों को फैला देते हैं? कौन है कि जो उनको गिरने नहीं देता? अल्लाह फरमाता है अल्लाह हुवा रहमान। जब वो परिंदों गिरने नहीं देता तो रहमान का पसंदीदा बंदा है। बेशक। फिर तेरे बंदे दरवाजे कैसे सारे खुले हैं? इंसान की सोच है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने लिख दिया नसीब में एक शख्स के लैंड क्रूजर नसीब में लिख दी। अब देखें उसकी तीन जहतें होंगी, या तो वो ड्राइवर बन के बैठे, या तो वो लिफ्ट लेकर बैठे, या वो इतनी मेहनत करे कि वो लैंड क्रूजर को परचेज कर ले, या चौथी चीज है वो चोरी करें। अल्लाह ने नसीब में लिख दिया। किसी मुझे वो हज़रत अली का वाकया याद आ रहा है कि वो घोड़े के, जी बिल्कुल, कि वो एक शख्स के साथ कहीं सफ़र कर रहे थे, उनके साथ एक घोड़ा था और दिल में ये ख्याल आया कि जब सफ़र इख्तिताम पे पहुंचेगा तो ये घोड़ा मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन रास्ते में उनकी आंख लगी सफ़र के दौरान और उस शख्स की जो साथ था उसकी नीयत ख़राब हुई और वो घोड़ा लेके भाग गया। तो उठने के बाद हज़रत अली ने ये कहा कि भाई जो चीज़ उसको हलाल तरीके से मिलनी ही थी उसको उसने अपने लिए हराम करके मिसालें मौजूद हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है, औलिया कामिलीन की मिसाल मौजूद है, नबी इस्लाम के सहाबा की मिसाल मौजूद है। मसला क्या है, हम समझ के भी समझना नहीं चाहते। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास ट्विटर पे आया है, लेकिन वो सवाल मैं नूर भाई से बाद में कहूँगी। एक कॉलर ले लेते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानी है। जिस तरह भी आपने इलेक्ट्रिशियन का नाम लिया जी, तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, आप क्या समझते हैं, क्या रुकावट आपको लगती है आपके कारोबार में? मेरे कारोबार में मैम कुछ भी करता हूँ। पहले मैंने रेंटे कार किया, मेरा रेंटे कार 45 गाड़ियों तक चला गया। ठीक है, एक गाड़ी थी जिसकी वजह से मैं 45 गाड़ियां बना दी, मगर एकदम से डाउनफॉल आया मेरा। मेरे घर वालों ने मेरी डिवोर्स करवा दी, उन्होंने मेरी दूसरी शादी करवा दी। फिर मैं अब
पैदल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट मसलों को यहाँ पे हाईलाइट किया जो मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहूँगी। हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में अगर आमतौर पे आप देखें, और वैसे भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि रिस्क आपकी फैमिली के नसीब का होता है, और ख़ास तौर पर जब शादी की जाती है तो लोग समझते हैं कि जी अब औरत की वजह से नसीब खुलेगा। तो यहाँ आपने दो चीज़ों की निशानदेही की कि एक तो बहुत अच्छा आपका कारोबार चल रहा था, उसमें जब मंदी आती है तो लोग आमतौर पर तसव्वुर ये करते हैं कि किसी ने रुकावट या बंदिश की। जब रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से, तो ये रुकावट और बंदिश क्या होती है? और दूसरा ये कि रिस्क किसकी किस्मत से आता है, क्या इसमें ख़वातीन का कोई अमल दखल है या नहीं? ये दोनों सवाल हम नूर भाई से भी करेंगे, अपने पैनल के सामने भी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। अहम सवालात ब्रेक पे जाने से पहले भी आपसे डिस्कस किए कि दो अहम सवालात अब यहाँ पे उठाएंगे। सबसे पहले ये कि जब हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ रिस्क आता है, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, रिस्क आपको ऐसे तलाश कर रहा है जैसे मरने वाले को मौत, तो फिर क्या वजह है कि हम ये तसव्वुर कर लेते हैं ज़रा सा नफ़ा या नुकसान होता है कि भाई किसी ने बंदिश कर दी, किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने काला जादू कर दिया। आजकल बहुत सारे ड्रामे भी ऐसे चल रहे हैं, तो शायद ये खौफ और ज़िंदा हो गया। दूसरा सवाल जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे वो ये कि अक्सर ये तसव्वुर किया जाता है कि मर्द की कामयाबी उसकी फैमिली की वजह से है, उसकी अहलिया की वजह से है। देखिए, जहाँ तक जहनी सुकून का और अच्छी फैमिली लाइफ का ताल्लुक है कि अच्छा अगर आपका रिलेशनशिप होगा तो आप ज़्यादा सुकून से अपना काम कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तसव्वुर करना कि जी आपका कारोबार अगर ख़राब हो गया है तो इसकी वजह आपकी बीवी की खुदा न खासा कोई नहूसत है या उसकी वजह से ये हुआ है, कारोबार अगर खुल गया है तो आप सारा क्रेडिट लेते हैं, और अगर कारोबार ख़राब हो गया है तो उसका सारा इल्ज़ाम बीवी पे थोप दिया जाता है। इन दोनों मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर उस्मा, ये बंदिश या रुकावट, यानी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिजनेस साइकिल्स होते हैं, लेकिन सबसे पहला अभी हमारे कॉलर ने भी यही कहा कि जी किसी ने बंदिश कर दी है, रुकावट कर दी है, ये क्यों हमारे ज़हन में आता है? सोसाइटी में मेरे ख्याल से ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं जो कि फॉर्म हो चुके हैं ना, और हम उन्हीं लोगों में रह रहे हैं जो लोग बिलीव भी कर रहे होते हैं। और जहाँ तक जादू की बात है, नज़र की बात है, ये है, होता भी है इस तरह से। लेकिन अगर हम पहले से ही बिलीव कर लें कि ऐसा हुआ होगा तो ही मेरा ये काम होगा, या मेरा अगर नुकसान हो तो किसी ने कुछ किया ही होगा, या मेरा कारोबार अगर अच्छा नहीं चल रहा तो किसी ने कुछ किया ही होगा, तो सम टाइम ये होता है कि आप पहले से ही नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर आप बहुत दफा ऐसा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते अपनी डेली जो फंक्शनिंग है, और वो रिजल्टेंट ये होता है कि वो आपका लॉस हो जाता है और आपका बिलीव और कंफर्म हो जाता है साथ साथ। उसमें उनके बारे में क्या कहेंगे जो लोग यानी दूसरे के माल को या उसकी लाइफस्टाइल को देख के बहुत मरऊब होते हैं, और वाकई कभी कभार दिल में हसद और एनवी इतना बढ़ता है कि आप कहते हैं यार कुछ हो जाए इसका, ये क्यों इसको सब कुछ मिल रहा है? देखिए, थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी से रिलेट करके बताऊंगी कि आपकी जो बेसिक नीड्स है ना, ये पूरी बचपन से ही हमें होता है कि पूरी हो जाए। तो समटाइम ये होता है हमारी कुछ नीड्स जो है पूरी नहीं होती, वो दब जाती हैं, और वो ख्वाहिशात जो दबी हुई होती हैं वो आपको बार बार वो पुश कर रही होती हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको पूरा करना चाह रहे होते हैं। सही। और जब आपको ये सही पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आपका ब्रॉटअप ऐसा नहीं होता। अब माँ बाप कह तो रहे होते ये झूठ है, ये नहीं बोलना चाहिए, या ये काम इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन खुद वो नहीं कर रहे होते। सही। तो जो बच्चा है उसका ब्रॉटअप ऐसा नहीं होता, तो वो सही और गलत में तमीज नहीं कर पाता, और वो समटाइम गलत मीन से भी उन्हीं है जिसको फिल करना है। एक कॉलर है, क्विकली उनकी बात सुन लेते हैं, सलमा आपके पास आऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हलाल काम मुश्किल हो गया। शायद ये हलाल काम है, लोगों ने उसको मुश्किल बना दिया आसानियां पैदा करने के बजाय। जी ठीक है। अच्छा, लेकिन रिस्क के मामले में आप क्या कहेंगे? कि रिस्क के मामले में ये कहूँगा कि देखिए, रिस्क हलाल कमाना नो डाउट इस दौर में बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि 90% लोग, अगर कोई वो ट्रेस करने का हो जाए ना हालत, तो हमारे 90% लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया हलाल काम को करना, क्योंकि वो जाता तो उसका काम ही नहीं हो पाता। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। इन्हीं मुश्किलात का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। सलमा, क्या कहेंगी जो अक्सर कहा जाता है रुकावट कर दी, किसी ने रोक दिया मेरा सिद्रा, सबसे पहले जो हमारे पहले कॉलर थे उनसे तो मैं एक बात बड़ी प्यार से कहूंगी, आपका कारोबार बहुत चल रहा था, एक गाड़ी से आपने 45 गाड़ियां बना ली। मैं कहती हूँ इससे ज्यादा खुशकिस्मती की और कोई बात नहीं होती। बेगम अच्छी होंगी, उनके नसीब बहुत अच्छे होंगे और उसने घर का माहौल बहुत अच्छा रखा होगा, मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी, जिसकी वजह से ये पुरसुकून तरीके से अपना कारोबार कर रहे थे। लेकिन जब इंसान बहुत ऊंचाई पे जाता है ना, तो वो अपने से ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है, नीचे की तरफ नहीं देखता। अगर नीचे की तरफ देखे तो उसे तसल्ली भी रहे, इत्मीनान भी रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नवाजा है, मेरे पास घर बार बच्चे हैं और मैं आज माशाल्लाह इस कारोबार पे बैठा हूँ। और वहीं पे खराबियां पैदा होती है। जब ऊपर से खूब तर की तलाश होती है, तो वहीं पे माँ को भी खूब तर की तलाश थी, बेगम हटा दी, उसको डिवोर्स करा दिया अच्छी वाली बच्ची को। ठीक है, आपस में रंजिशें होती हैं, लेकिन इतना इंतहाई कदम, और उसके बाद दूसरी शादी भी कर ली, ये एक तो मर्दों की बात नहीं समझ में आती। यानी आप रुकावट के बजाय आप कहेंगे कि आप जो पर्सनल आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई उसका भी असर हो सकता है। आप ये देखें, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जी मैं कहाँ पर था, और फिर मेरे घर वालों ने जबरदस्ती, एक तो इतने बड़े आदमियों की जबरदस्ती शादियां होती हैं, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके ऊपर ये कि आपका कारोबार चला गया मंदी में, आज आप अफसोस करें उस बात पे जब रब ने आपको नवाजा था और आप किसी को देते नहीं थे। इस बात पे आप शुक्रगुजार नहीं होते थे। एक तो ये चीज, रुकावट और बंदिश मेरे भाई बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताती हूँ। मैं गलत हूँ तो आप मुझे जरूर, मेरा मानना ये कि बंदिश नहीं है, रुकावटें आती हैं, नजर लगती है, नजर को मैं मानती हूँ। बंदिश जब लफ्ज आता है तो मेरा दिल बड़ा घबराता है उस बात पे कि मेरा रब मुझे देना चाहता है और कोई रोक सकता है उसको। तो फिर काला जादू, ये वो जो लोग अमलियात किया जाते हैं, नींबू निकला, कोई कुछ दबाया निकला, किए जाते हैं, इसको ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे आ जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं कहती मजहब की तरफ से, क्योंकि आलम दीन बैठे हुए हैं वो बताएं, लेकिन आप सिर्फ एक बात याद रखिए, रिस्क खाली रोटी खाने को नहीं कहते, पैसा कमाने को नहीं कहते, आपके दिली सुकून को भी कहते हैं। आपके दोस्त, आपके माल आपके अच्छे साले औलाद, तो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, आप उससे मुतमईन भी हो रहे हैं। और एक चीज साथ ऐड करूंगी, जहां हम हलाल और हराम की बात कर रहे हैं कि आज के दौर में कमाना बहुत मुश्किल है, और मैं ये कहूंगी कि फना कर रहा है, शुक्र है मैं इसका पार्ट नहीं बना। लेकिन अगर मर्द कर रहा है और औरत ये कहती है मैं थोड़ी कमा के लेकर आती हूँ, वो कमा के लाते हैं, इसमें मैं तो इसका पार्ट नहीं, और मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ इस चीज की। आप नाजायज ख्वाहिशात बोलती हैं तो उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो पैसा लेकर आए और आप मना कर देते हैं? तो इसमें हम सब आपस में जुड़े हुए और हम अपनी अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे। उसमें आप अपने आप को जहन को खुद ही मुतमईन करते हैं, मर्द का काम है बाहर वो कैसे लेके आए, किसी का गला काटे, किसी की जेब काटी, हमें फर्क और ये कि जस्टिफाई करना बंद कर दें, जो एक्चुअल चीज है ना, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें, तो खुद ही और गलत को गलत कहना शुरू करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर ये मामला नूर भाई के पास भी लेके आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी समझते हैं कि रिस्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल है और लोग बंदिश रुकावट कर सकते हैं? जी मेरा सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी चीज ये है कि जो बंदिश रुकावट वाला मामला है उसको तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि कलाम बिल्कुल बरहक है। लेकिन जो बंदे सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उनके रिज़्क़ के ऊपर कोई बंदिश नहीं हो सकती। ये मेरा ईमान भी है और मेरा यकीन भी है। बिल्कुल सही। और रिज़्क़ हलाल का हुसूल मुश्किल है? जी, मैं रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए नहीं, कोई अगर आप नीयत से निकले हैं कि आपने हलाल रोजी कमानी है तो कोई मुश्किल नहीं है। सही। क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता हूँ, लॉ और डिफेंस में मेरा ऑफिस है। तो मैं सिर्फ कहना ये, इसलिए मैंने कॉल भी इसलिए किया है कि आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा मौजू आपने शुरू किया है जी। तो मेरा बेसिकली जो आपको फोन करने का मकसद है, मैं पिछले 18 साल से हूँ इसी फील्ड के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कछुए की चाल से चलता आ रहा हूँ। सही। और मैंने नजर रखी हुई है हलाल पे। तो 2016 में मैंने शादी की, तो वो भी मुझे बीवी ऐसी मिली जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। जो हमारे पास होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे बच्चे हैं, गाड़ी है मेरे पास 30 लाख रुपए की, तो और मैंने ये 16 सालों में कमाई है। बिल्कुल।
तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। आपका ये जो जज्बा है वो मेरे ख्याल में लोगों के लिए भी मिसाली है कि आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है कि कभी कभार आप हलाल को हराम में जब तब्दील करते हैं तो आप किसी रेस में होते हैं, आपको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। अल्लाह ताला ने आप सबको नवाजना है, और देखा जाए अगर हमारी ज़िंदगियों में तो 90% जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं वो बिन मांगे ही अल्लाह ताला हमें दे रहा होता है, लेकिन हम किसी 1% या 2% पे ऐसे अटकते हैं कि फिर हम सब कुछ अपना नुकसान कर लेते हैं। नूर भाई क्या कहेंगे, जो बंदिश वाला मामला है और नसीब ख़वातीन के उससे होता है, इसको आप मानते हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे की भी आज़माता है और ले की भी आज़माता है। जब वो दे रहा होता है तो हम खुश होते हैं, जब वो ले रहा होता है तो हम कहते हैं कि इसके नसीब से हो गया या इसकी वजह से होता। देखिए कभी कभी रुकावट जो आती है वो आपके अपने गुनाहों की नहुसत होती है, कभी आपकी जो सोच होती है उस पॉइंट पर नहीं होती कि जिसकी वजह से कारोबार का रन करना होता है। कभी कभी मार्केट्स का एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप मार्केट के बरखिलाफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कारोबार होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, और फिर हमारे जहन में लोग बदगुमानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं कि जी किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया। अगर चले मिसाल के तौर पर किसी ने जादू भी करा दिया है या नज़र भी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्या दी है। एक बात याद रखिए कि नज़र का लगना हक़ से इनकार नहीं कर सकते। जादू एक हकीकत है, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक मुसलमान बेसे हम इसका इनकार नहीं करते। मगर इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल उस वक्त तक नहीं सोते जब तक सूरह फलक और नास पढ़ के अपने ऊपर दम ना कर लें। जब आप सूरह फलक और नास पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी दूसरी की तरफ से आई होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, रिपेल हो जाती है, और जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आप जब आपको नज़र भी लगती है तो आपके सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी देर के लिए कुछ महदूद हो जाती है। जैसे आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, जब भी अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घर में सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ वो घर कभी वीरान नहीं होता। आज हम सूरह बकरा क्यों नहीं पढ़ते? आज हम कुरान की तालीम क्यों आम नहीं करते? सूरह फलक और नास क्यों नहीं पढ़ते? और आसमान से रिज़्क़ होता है, वफ़िस समाई रिज़्क़कुम, आसमान से अल्लाह तुम्हारी रिज़्क़ को उतारता है। एक मुसलमान की आदत होनी चाहिए जब वो किसी अच्छी चीज़ को देखे तो कहे कि ए परवरदिगार आलम तूने इसको अता किया, इसको और अता फरमा, मुझे भी अता फरमा। तो ये रश्क है, ये इस्लाम में जायज़ है। हसद ये है कि वो जो इसके पास जो नेमत है, ए अल्लाह वो नेमत ज़ाइल हो जाए, इस्लाम इसको नापसंद करता है और इस हसद को हराम के करीब। अल्लाह ताला की तकसीम में राजी हो जाओ। अगर किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाजा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और वाकई बहुत अच्छी बात आपने सलमा यहाँ पे की थी कि रिस्क की डेफिनेशन को क्यों हमने सिर्फ आमदनी, रुपया, पैसा, डॉलर पे कर दिया है। के अंदर लिखा है, तफसीर के अंदर है, रिस्क अर्रिस्क युक़ालु लिल अताई, अल्लाह की तरफ से जो बंदे को अता हो रहा है दीनी या दुनियावी या उखरवी, वो सब रिस्क है। तो माल रिस्क है, औलाद रिस्क है, इल्म रिस्क है, गाड़ी रिस्क है, अच्छे दोस्त रिस्क है, मशवरा जो चीज अल्लाह की तरफ से अता है। ऑन अ लाइटर नोट मुफ्ती भाई, कुछ लोगों के लिए रिस्क नहीं है, रिस्क है। उनके लिए उनके बच्चे भी रिस्क हैं, उनकी बीवी सबसे बड़ा रिस्क है। औलादकुम फितना, वालुकुम औलादकुम फितना। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, खातून की किस्मत से रिस्क आता है और बंद हो गया तो सभी इसी की नहुसत है, ऐसी बातें हम आम तौर पे। जब वो 45 गाड़ी लेके आया था तो माँ दुआ दे रही थी कि बेटा सारी मेरी दुआओं का नतीजा है। अच्छा, अब लॉस होना शुरू हुआ तो ये जो काली कलूटी आई उसकी वजह से, मतलब ये जो आई है इसकी वजह। अच्छा, बिल्कुल एक बहुत ही अहम मसला जो मैंने ट्विटर वाला जिक्र किया था, मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी। अक्सर लोग, जैसे हमने कहा कि हमारा तस्वुर ये है कि जो सरमायादार हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस के मालिक है, कहीं ना कहीं कोई हेरा फेरी हो रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सवाल हमारे पास ये आया है कि हर साल ऐसी ही कॉरपोरेशंस में जहाँ पे उनके दूसरे मुलाजमीन काम कर रहे हैं, बहुत दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं, यानी कोई रिसेप्शनिस्ट है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, उनके यहाँ कुरानदाजी होती है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से लोगों को हज पे या उम्रे पे भेजा जाता है। जहाँ आपके दिल में ये थोड़ा बहुत भी डाउट है कि भाई ये जो पूरा कारोबार है इसमें कुछ गबन का मामला, कुछ बददियानती का मामला है, तो ऐसी सूरत हाल में मुलाजमीन क्या करें? 30 सेकंड है हमारे पास। इमाम हसन का कौल है, दा मायरुब इला मायरुब औ मसला, कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो। अगर आपके दिल में ये शक है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है या जो पूरा एक कारखाना है, फैक्ट्री है, ये सब हक तलफी पर मामला है, तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और हज उम्रे का भी जो ऑप्शन लोगों को मिले तो दिल में ख्वाहिश भी होती है, समझते हैं लोग बुलावा है, हराम के पैसे से हज नहीं होता। नहीं होता। और जब उसने बुलाना है ना, जब उसने बुलाना तो उसने जरिए बना देने, खुद ही ये वो जरिया नहीं है जिसमें शकूक होंगे आपके दिल को। अच्छा, एक चीज छोटी सी जल्दी से कह दूं कि आपने कहा तकसीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तकसीम की, हम जब ये मानते हैं ना, बार बार एक लफ्ज़ कहते हैं वो बेहतर करता है, वो किसी के लिए गलत नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता, वो रहमान और गफूर। तो आप उसकी तकसीम पर
कनात करें, शुक्र करें, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सिदरा वो मेरे लिए अच्छी और नहीं हो सकता है वो आपकी बेहतरी उसमें वो मेरी बेहतरी है। डॉक्टर सलमा और नूर भाई हमारे साथ मौजूद होने का। प्रोग्राम के इख्तिताम में सिर्फ ये हज़रत अली का एक कॉल यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। किसी ने कहा कि जब मुश्किलात आती हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये हमारी आमाल की सज़ा है या फिर ये हमारी आजमाइश है। तो हज़रत अली ने कहा कि अगर आपकी वो जो मुश्किल दौर है अगर आपको अल्लाह से करीब कर दे तो वो आपकी आजमाइश है, और अगर आप उस मुश्किल दौर में भी अल्लाह से बदगुमान हो गए, दूर हो गए, शिकवे शिकायत में पड़ गए तो वो आपकी सज़ा है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से महफूज रखे, और अगर कोई मुश्किल आए तो हमें उसका कुर्ब हमें नसीब हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे पीर को दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।